नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की। साथ ही गांधी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने की भी अपील की है। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहां स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं। क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहां स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहां स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने। और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहां पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल
सरकारी कार्यक्रम सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएंगे, एक पौधे का रोपण करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस डिजिटल युग में हमें स्वच्छता के लिए जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी भरपूर उपयोग करना होगा और हमने स्वच्छता ऐप्स और हेल्पलाइन भी उसके नंबर जारी किए हैं, जहां आप गंदगी की समस्या की जानकारी दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी QR कोड लग जाएगा वार्डों में भी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए संचालित वाहनों को QR कोड से भी निगरानी होने लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो सफाई का काम हमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत केवल इन पर नहीं छोड़ना है कि हम इन पर छोड़ दें और हम सोचें कि सब स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अपने शहर के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हमारे परिवेश के प्रति हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हम इसमें अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने घरों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और आप आज एक संकल्प लेकर जाएं। जो शपथ आपने ली है, इस शपथ के साथ एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने आसपास के संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ करने में अपना योगदान देंगे और जो हमने शपथ ली है कि 100 अन्य लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ेंगे, उस शपथ को भी पूरा करना है। और ये संकल्प एक दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम स्वच्छता के अभियान में हम स्कूल से आए, आज हम इसमें सम्मिलित हो गए और इतना हमने इतिश्री कर दी, कार्यक्रम पूरा हो गया, हमेशा के लिए स्वच्छता हो गई। ये काम रोज करने वाला है। उत्तराखंड में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 2 नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, जिसके तहत 2 पालिकाओं का क्षेत्र भी बदलेगा। पालिका पिथौरागढ़ और पालिका अल्मोड़ा को चिकृत कर नगर निगम श्रेणी 3 बनाने का फैसला भी लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। नगर निगम बनने से यहां सड़कों की गुणवत्ता, पार्कों में साफ सफाई और रंगारोगन बेहतर होगा। दोनों शहरों की सुंदरता बढ़ेगी, जिससे पर्यटक भी आकर्षित होंगे। साथ ही पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए भी शहरवासियों की आय भी इस दौरान बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार धामी सरकार राज्य हित में काम कर रही है और ऐसे में कैबिनेट में कई तरह के ये फैसले लिए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये बैठक भी की है और कई तरह की योजनाओं पर चर्चा भी हुई है। साथ ही राज्य के विकास पर भी काम हुआ है। प्रदेश में 2 नए नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही पिथौरागढ़ अल्मोड़ा पालिका का उच्चीकृत कर श्रेणी 3 बनाने का फैसला भी सुविधाजनक होगा।
2 पालिकाओं का क्षेत्र भी बदलेगा। इसके लिए भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। लिहाजा जब भी सीएम या पार्टी के बड़े नेता दिल्ली दौरे पर होते हैं तो प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है और कहा जाता है कि कैबिनेट विस्तार होने वाला है और विपक्ष भी इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगता है। इस बार भी उत्तराखंड बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का दिल्ली दौरा हुआ। लिहाजा चर्चाएं तेज हैं कि पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद सीएम धामी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार में जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इसे लेकर संगठन स्तर पर चर्चाएं पूरी हो गई है। हाईकमान को हरी झंडी के बाद तुरंत ही धामी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं इसलिए तेज है क्योंकि पिछले दिनों पार्टी के कई नेताओं का दिल्ली दौरा हुआ था और अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही उच्च नेताओं की सहमति मिलेगी उसके बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 सीट खाली चल रही है। साल 2022 में सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद से ही 3 सीटें खाली चल रही थी। इसके बाद साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया, जिसके चलते धामी मंत्रिमंडल की एक और सीट खाली हो गई। ऐसे में वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल में कुल 4 सीटें खाली है। पिछले लंबे समय से इन खाली सीटों को भरे जाने की चर्चा है। अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें एक बार फिर तेज हो गई हैं। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इन अटकलों के बीच ये बात भी काफी स्पष्ट है कि सीएम ने अपनी ओर से कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं के संकेत भी नहीं दिए हैं। सोमवार को ही देहरादून में मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों ने कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है, जल्द ही विस्तार की उम्मीद है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गजों के दिल्ली दौरे के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर संगठन के स्तर से भी दबाव है। इस बार संगठन के भीतर भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं गर्मा रही हैं। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। माना ये भी जा रहा है कि सीएम के पास कैबिनेट विस्तार के बहाने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन करने का मौका है। सियासी गलियारों में तो ये तक चर्चा है कि कैबिनेट के चेहरे बदलने को लेकर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तक संभव है। हालांकि इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भी अपने विभागों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इधर बार बार कैबिनेट विस्तार की हो रही चर्चाओं को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से
होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। राज्य में आपदा के हालात हैं और केदारनाथ आपदा में तो अभी तक कितने लोग लापता हैं, कितनों की जानें चली गई, ये सटीक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री हों, चाहे राज्य के वरिष्ठ मंत्री हों या भाजपा के वरिष्ठ नेता हों, एक एक करके गुलदस्ते लेकर के दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो इससे जनता में साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही है और भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। और इसी असंतोष को रोकने के लिए मुझे लगता है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने इस प्रकार का बयान दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो कुर्सी की खींचतान चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। और भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई है अब वो सतह पे आ गई है, धरातल पे आ गई है और पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि उसी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी भाजपा के प्रदेश प्रभारी कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कई पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत बीजेपी के दिग्गजों का दिल्ली दौरा हुआ है, जिसके बाद से ही कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों के वरीय नेताओं से मुलाकात हो रही थी, तो दूसरी तरफ देहरादून में सीएम धामी से पार्टी के कई विधायकों ने मुलाकात की, जिससे कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं और तेज हो गई। हालांकि ये नई बात नहीं है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले कई बार खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार उम्मीद है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले या फिर ठीक बाद विस्तार संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जोशीमठ में युवा मोर्चा के तत्वाधान में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। ये रैली गांधी मैदान से शुरू होकर मारवाड़ी चौक, सिंहद्वार, नरसिंह मंदिर और इंटर कॉलेज तिराहे से होते हुए रविग्राम में शहीद प्रकाश चंद डिमरी के स्मारक में पहुंची है। इसके बाद वो वहां से अपर बाजार होते हुए ब्लॉक कार्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर स्वच्छता माल्यार्पण और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। साथ ही ब्लॉक सभागार में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक बाइक तिरंगा संदेश यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात शहीदों के स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलवाकर वहां पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात सभी शहीदों के परिजनों को यहां पर सम्मानित करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम किया गया, उसमें हमारी महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया और उसके तहत जोशीमठ नगर में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम को संपन्न। मंगलवार देर शाम पिथौरागढ़ के भटियोरा थरकोट में एक व्यक्ति का निधन हो गया। सभी ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए चंपावत जिले के रामेश्वर घाट पर आए हुए थे। वहीं नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति सरयू नदी की लहरों की चपेट में आकर बह गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। खोज अभियान के दौरान अभी तक व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। चक्राता तहसील के समाल्टा क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तहरीर नाबालिग के पिता ने 10 अगस्त को कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को कालसी से गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दस 8/24 को जो है एक रिपोर्ट समाल्टा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि उसकी जो लड़की है उसको कोई भगा करके ले गया है, और जो लड़का बताया था उनके द्वारा अंशुल निवासी जो है कोरना बताया गया था, तो उनके द्वारा बताया कि लड़की नाबालिग है। तो हमने जो है तत्काल उस पर मुकदमा अपराध संख्या 2/2024 धारा 137
2 में जो है पंजीकृत कर दिया था। उसके बाद हमने उसके दबिश दी गई, उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। आज सुबह जो है लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कालसी के आगे जो है जब सूचना मिली कि ये कहीं भागने के फिराक में है, तो हमने उनको जो है कालसी में दबोच लिया। दोनों को, जो लड़के और लड़की को जो है कब्जे पुलिस लिया गया, पूछताछ की गई। तो पूछताछ में जो है लड़की के साथ जो है दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जिसके कारण जो है मामले में धारा 64 और पोक्सो एक्ट की जो है वृद्धि की गई है और लड़के को जो है मेडिकल कराया जा रहा है, लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके बाद लड़के को जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। चक्राता के अंतर्गत जो राजस्व पुलिस क्षेत्र समाल्टा है, वहाँ पे दिनांक 10 अगस्त को एक मामला शिकायत के आधार पर, तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया गया है और चिकित्सकीय परीक्षण के उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। चंपावत में साइबर ठगों का जिलाधिकारी नवनीत पांडे की फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डीएम की फोटो लगाकर उनके नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही उनके परिचित व्यक्तियों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। मामले की जानकारी में लगते ही डीएम ने मामले की शिकायत पुलिस साइबर सेल चंपावत में कराई, जिसके बाद डीएम ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी मैसेज के झांसे में न आए और जैसे ही किसी अनाधिकृत नंबर से उन्हें संपर्क किया जाए तो उसकी शिकायत तुरंत साइबर सेल में करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।